बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये है हमारी बायोलॉजी का 9 चैप्टर नंबर है 7 और ये आपका पेज नंबर है 124 और टॉपिक का नाम है लिंकिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस में अगर आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारे पास जो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस क्या थी ये शॉर्टर सा हम ओवरव्यू करते हैं। मैंने बताया था आपको फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस क्या हो गई, फॉर्मेशन। मतलब इसका क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस में हम डिस्कस किस चीज के बारे में करेंगे कि लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन होना। लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन हो रही है, किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज की। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि फूड की फॉर्मेशन हो रही है, प्लांट की फूड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लाइट की अगर जो है वो अबंडेंस तादाद में हमारे पास लाइट प्रेजेंस है या लाइट की डेफिशिएंसी है या फिर हमारे पास पानी है, पानी की कमी है या पानी की ज्यादती है। ठीक है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस पे किस तरह से असरअंदाज होता है। हमारे पास यही लिंकिंग फैक्टर्स कहलाते हैं। लिंकिंग फैक्टर मतलब कि किसी चीज़ की ज्यादती या कमी फोटोसिंथेसिस पे किस तरह से असरअंदाज होती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि कौन कौन सी चीज़ें होगी जो अफेक्ट कर सकती हैं, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, पहली जो है लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइट इंटेंसिटी की, तो लाइट इंटेंसिटी में किस तरह से होता है कि जिस तरह हमारे पास जिस क्वांटिटी में हमारे पास लाइट इंक्रीज होती है उसी तरह से हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले लाइट इंटेंसिटी और ये फोटोसिंथेसिस। अब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। ये एरो का साइन शो कर रहा है इंक्रीज टेम्परेचर, हमारे पास रिएक्शन के इंक्रीज करने को शो करता है। मतलब लाइट हमारे पास इंक्रीज करेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। अगर लाइट जो है वो डिक्रीज कर रही है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिक्रीज होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर पे भी हमारे पास एक इसी तरह से फिनोमेना होगा कि टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करता है फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होगी। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। अगर जो है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाए तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है जी, टेम्परेचर एक उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम वर्क कर सकती है। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ड्रॉप हो जाता है, रुक जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट है तो फिर भी हमारे पास बहुत ही सिंपल से फिनोमेना आ जाएंगे। ज़्यादा हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज कर रही है।
ठीक है जी, हमारे पास डिक्रीज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो भी फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा जी, अब जैसे मैंने टेम्परेचर की बात की, वैसे ही अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल तादाद से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो गए तो वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस पे वो इफेक्ट करेंगे और फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने अभी डिस्कस करना है वह रेस्पिरेशन। अभी हमने डिस्कस करना है टॉपिक को रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन जो है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन के ज़रिए से वो एनर्जी हासिल करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि प्लांट जो हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन प्लांट जो है वो एक टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसी वक्त जो है वहाँ पे रेस्पिरेशन भी हो रही होती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में अगर बात की जाए तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन में हमारे पास अगर मैं बात करूं, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा C6H12O6 और ये रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में। अच्छा जी, आपके पहले डेफिनेशन दी हुई है पेज पे सेलुलर रेस्पिरेशन की, पेज नंबर 130 पे। यहाँ पे मैं पेज नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ पे आपका पेज नंबर है 130। अब 130 पे आपकी डेफिनेशन जो है पहले ही पैराग्राफ पे एंड पे सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी हुई है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब वो रेस्पिरेशन जो कि सेल के अंदर परफॉर्म होती है, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। अब ये क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन में? आपको अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच CH bond present in food are broken down by oxidation, reduction, reaction and energy is transferred into ATP. एंड या फिर आप ये भी कह सकते हो एंड ATP इज प्रोड्यूस्ड, या फिर आप एनर्जी ट्रांसफर इनटू ATP, या आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास ATP जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी, अब इसमें अगर हम बात करें इस डेफिनेशन से, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच CH bonds present in food are broken down। अब यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इनकी बॉन्डिंग जो है वो टूटेगी और हमारे पास किस जरिए से टूटेगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। ये हमने इसी चैप्टर के पहले में डिस्कस किया है। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों? यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ATP। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ये थी रेस्पिरेशन जो कि ह्यूमन बीइंग्स में होती है। अब इनमें भी हमारे पास जो है दो चीजें आ जाती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। ये बात आपने याद रखनी है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हमारे पास यहाँ पे मैंने अभी रेज नहीं की ये क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की भी इक्वेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है इस केमिकल रिएक्शन में, मतलब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है और हमारे पास ये चीजें प्रोड्यूस हो रही है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पास ग्लूकोज में जो हमारे पास प्रेजेंट है, ग्लूकोज में यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है जी, 6 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्लूकोज है C6H12O6। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी। ठीक है जी, और ये क्या करेगी? इस कार्बन एटम्स को, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज में कार्बन की तादाद है 6 कार्बन। ठीक है जी। अब ग्लूकोज की ब्रोकन डाउन होती है और हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है ग्लूकोज से तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है ग्लूकोज की, और हमारे पास जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड। अब पायरोविक एसिड किसे बोलते हैं? इसको कहते हैं 3 कार्बन कंपाउंड। अब पायरोविक एसिड की तादाद हमारे पास कितनी होगी? 2। मतलब इसका क्या हुआ? मैं फिर रिपीट करता हूँ कि हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई, 6 कार्बन की ब्रेक डाउन हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और 2 पायरोविक एसिड प्रोड्यूस हुए। पायरोविक एसिड में हमारे पास कार्बन की तादाद कितनी होती है? 3 कार्बन। पायरोविक एसिड कहते हैं 3 कार्बन को। ठीक है जी, उसमें 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि 6 थे, 6 की ब्रोकन डाउन हुई 3 कार्बन, और 3 कार्बन कितने होंगे? 2। ठीक हो गया। अब पायरोविक एसिड के बाद हमारे पास जो है पायरोविक एसिड सेकंड फेज जो है उसमें पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद हमारे पास, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और साथ वाटर और साथ एनर्जी, और ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। ठीक हो गया जी। अब ये सेकंड स्टेप था। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन होगी जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। एनारोबिक वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। एनारोबिक इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, ऑक्सीजन जो है वो नॉट इन्वॉल्व। ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या कि ये हमारे पास प्रोसेस होगा ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि हमारे पास जो है इसमें हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, बहुत कम मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं हो पा रहा है रिएक्शन।
फर्स्ट फेज जो है वो सिमिलर है एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह से, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecules of pyruvic acid, but the second phase pyruvic acid is not completely oxidized। मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, अब यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 3 कार्बन 2 molecule 3 कार्बन कंपाउंड का मतलब ये क्या है, pyruvic एसिड। अब ये पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, और ये फर्स्ट स्टेप जो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल हमारे पास जो है सेम है एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह। लेकिन जो फर्क आता है वो कहाँ पे आता है, जो डिफरेंस आता है वो आता है सेकंड फेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड फेज में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो pyruvic एसिड से बाद में वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज pyruvic एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, और हमारे पास जो चीजें हासिल होंगी वो होंगी एथेनॉल हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है जी। हमारे पास जो फिर यहाँ से हासिल होगी एनारोबिक के जरिए से हम जो है हासिल करते हैं एथेनॉल प्लस CO2, ठीक है जी। एथेनॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, प्लस हमारे पास अल्कोहल लैक्टिक एसिड हो गया। एथेनॉल भी कह सकते हो, आपकी बुक पे लिखा हुआ है एथाइल अल्कोहल, आप इसको एथाइल अल्कोहल भी कह सकते हो, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड में हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रही है, तो जिसके नतीजे में हम लोग जो है वो प्रोडक्ट खुद इंडस्ट्रीज के जरिए से, इंडस्ट्रीज में एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से ये प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल हो गया या लैक्टिक एसिड हो गया। अब ये दोनों क्या है, ये एनारोबिक की टाइप्स हैं, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की आगे क्लासिफाई किया जाता है इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, पहला स्टेप सेम, सेकंड स्टेप में हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा लैक्टिक एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो अगर मैं बात करूं दूसरा स्टेप जो है आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे पास क्या होगा, उसमें pyruvic एसिड जो है वो कन्वर्ट होंगे लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो है वो pyruvic एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। अब जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है वो होती कहाँ पे है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो मोस्टली होती है स्केलेटल मसल्स के अंदर। हमारे जो मसल्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो भागते हैं, बल्कि सब हम लोग जो भागते हैं या कोई ऐसा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो हमारा जो है तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने से हमारा सांस फूलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ताकि हमारी जो है सेलुलर रेस्पिरेशन हो सके और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ATP मिल सके, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा फिर कि हमारी बॉडी जो है वो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, तो हमारी बॉडी को तो चाहिए एनर्जी उस वक्त, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू हो जाती है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी में, तो हमने अभी देखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर कम्युलेट होना शुरू हो जाता है जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और यही लैक्टिक एसिड जो है वो बाद में हमें पेन का एहसास करवाता है, हमारे जिस्म में पेन होना शुरू हो जाती है जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन बाद में ये कम्युलेट हो जाता है, बाद में ये जो है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए से, रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।